In this video, we learn about theoretical framework. So before we continue with the theoretical framework, we'll divide it into two small topics, that what is theory and what is framework, and then we'll connect it that what is theoretical framework. Scientific context के अंदर एक थ्योरी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक वेल सब्सटेंशिएटेड एक्सप्लेनेशन है, ऐसी एक्सप्लेनेशन जिसके लिए हमारे पास सब्सटेंशियल एविडेंस मौजूद है किसी भी नेचुरल वर्ल्ड के किसी एक एस्पेक्ट के बारे में, जो कि हम किसी भी साइंटिफिक मेथड या रिपीटेड टेस्ट, एक्सपेरिमेंटेशन या ऑब्जर्वेशन से लेते हैं। तो कोई भी ऐसा नेचुरल वर्ल्ड का फिनोमेना है, उसके बारे में हम कोई एक एक्सप्लेनेशन देते हैं जो सपोर्टेड बाय होती है, कंफर्म्ड ऑब्जर्वेशंस होती हैं, रिपीटेड टेस्ट्स होते हैं, साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू हम वो चीज प्रूव करते हैं। और ये जो डेफिनेशन है ये इस बात पे फोकस करती है और एम्फसाइज करती है कि ये जो हमने इन्वेस्टिगेशंस की हैं और ऑब्जर्वेशंस की हैं ये रिगरस थी, बहुत सिवियर किस्म की और बड़ी डिमांडिंग किस्म की थी और एम्पिरिकल, एक्सपीरियंशियल, एक्सपेरिमेंटल नेचर की थी। जैसे कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें फिजिक्स है, बायोलॉजी है, साइकोलॉजी है और इस तरह और सब्जेक्ट्स हैं, तो उनकी जितनी भी थ्योरीज हैं वो वेल सब्सटेंशिएटेड होती हैं और उनकी एक्सप्लेनेशंस कंफर्म्ड होती हैं थ्रू ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू। अब अगर इसको हम सोशल साइंसेज या ह्यूमैनिटीज के पर्सपेक्टिव में देखें तो थ्योरी एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स होता है जो एक्सप्लेन करता है या प्रोडिक्ट करता है बिहेवियर्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में या फिनोमेनस के बारे में। एक पर्टिकुलर डोमेन के फिनोमेनस, इवेंट्स, बिहेवियर्स को एक्सप्लेन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स। तो इस डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि रोल ऑफ थ्योरी बेसिकली ये है कि वो हमें फ्रेमवर्क देती है कि हम किसी भी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी या कल्चर को समझें और उससे नतीजा अखज़ करें, उससे अपने मीनिंग्स ड्रॉ करें, इंटरप्रेट करें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। सो चार्ल्स डार्विन जो है उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी है नेचुरल सिलेक्शन की, जिसका फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट बायोलॉजी में ये है कि ये हमें स्पीशीज के इवॉल्व होने के बारे में बताती है कि ओवर द टाइम किस प्रोसेस से गुजर के, जो कि प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, वो इवॉल्व हुई हैं। तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें कुछ एडवांटेजेस ट्रेट्स होते हैं और कुछ उनके अंदर सरवाइव करने के, रिप्रोड्यूस करने के और अपने अंदर ग्रेजुअल चेंज लाने के स्पीशीज के अंदर ओवर द जनरेशंस कुछ ट्रेट्स होते हैं, कुछ खसूसियात होती हैं। तो उस पे उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन दी है, जिसको हम 3 एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो जिसमें पहली एग्जांपल है वो है, जैसे कि आपको ये कुछ परिंदों के सर नजर आ रहे हैं, तो इसमें जो उनकी बीक है या चोंच है उसमें एक प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन्वॉल्व है, जिसमें सबसे टॉप पे जो पॉइंटेड बीक है तो ये बेसिकली इंसेक्ट खाते हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे ये थोड़ी सी चपटी, फ्लैट और थोड़ी सी लंबाई की जो चोंच है, ये एक नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस ऐसा है कि ये वुड पैकर हैं, सब्जा खाते हैं। और इसी तरह जो थर्ड नंबर पे हमें जो एक ये नजर आ रही है चोंच, ये बीक, ये बेसिकली सीड्स को खाते हैं। तो शेप ही ऐसी बन गई चोंच की कि ये इनको नेचुरल एवोल्यूशन है जो सपोर्ट करती है माहौल में सर्वाइव करने के लिए। जिस तरह के जो टीथ्स हैं, जो दांतों का एक प्रोसेस है जानवरों के अंदर, तो वो दोनों किस्म के दांत होते हैं कि वो नरम चीजों को भी खा लेते हैं और सख्त को भी। इस तरह हम जो इंसान हैं तो हमारे नोकीले दांत भी हैं, चपटे दांत भी हैं, तो मीन्स हम गोश्त भी खा लेते हैं, सब्जियां भी खा लेते हैं। तो ये एक नेचुरल सिलेक्शन का एक फिनोमेना है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है कि ये कुछ एडवांटेजेस, फीचर्स की जो ट्रेड्स की बात हुई है, तो ये जो एक्सटेंशन ऑफ द नेक है जिराफ की, ये एक को इसको एडवांटेजेस ट्रेड देती है कि इसने नेक का इस्तेमाल ज्यादा किया है तो वो मसल्स ज्यादा डेवलप हुए हैं। और इसी तरह जिस तरह के एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम मंकीज और चिंपांजीज का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी बेसिकली एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन है, डार्विनियन थ्योरी। नेक्स्ट एल्बर्ट बंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी प्रपोज की है, जो एम्फसाइज करती है रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन इन लर्निंग के। हम ऑब्जर्व करके और कॉपी करके, इमिटेट करके चीजें सीखते हैं। और ये सजेस्ट करती है कि लोग नए बिहेवियर्स को दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पे उनके जो एक्शंस हैं वो डायरेक्ट रिफ्लेक्शंस ऑफ द एक्सपीरियंसेस होते हैं। और ये थ्योरी, इसकी सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस हैं ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। सो एम्फेसिस इज ऑन द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। सो इसमें अटेंशन, देन इट लीड्स टू रिटेंशन, देन मोटर रिप्रोडक्शन, हम प्रैक्टिकली वो काम करते हैं,
एंड देन इट इज मोटिवेशन कि हम वो काम रिपीट करते रहते हैं। तो बेसिकली क्या है, स्टिमुली फोकस है कि हम एक चीज जिसको हम इमिटेट करना चाह रहे हैं वो हमारे लिए स्टिमुली के तौर पे एक्ट कर रहा है। फिर हम रिहर्स करते हैं, चीजों को रिपीट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और मोटर रिप्रोडक्शन में हम प्रैक्टिस फीडबैक दे रहे होते हैं, हम उस प्रोसेस को करके देख रहे होते हैं और खुद को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, उसको इम्प्रूव कर रहे होते हैं। देन रिवार्ड रीइंफोर्स मीन्स कि उसका फिर हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है और एक आउटकम मिलती है, तो उससे हमारी मोटिवेशन जो है वो लेवल बढ़ता है और हम इस प्रोसेस को थ्रू ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं। नाउ वी लुक एट व्हाट इज फ्रेमवर्क। सो थियरीज की हमने दो एग्जांपल्स डिस्कस की। सो जो फ्रेमवर्क होता है वो एक कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर या एक मॉडल होता है। किसी भी फील्ड में ये कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर या मॉडल एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे प्रोवाइड करता है कि हम कॉम्प्लेक्स फिनोमेनस को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सिंपली मुश्किल चीजों को आसानी से समझने के लिए एक सिस्टमैटिक और एक ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क है। तो इसके की कॉन्सेप्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं और उनके आपस में रिलेशनशिप्स होते हैं और रिसर्चर्स और प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और स्पेसिफिक डोमेन के अंदर जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करते हैं। फ्रेमवर्क सेट ऑफ गाइडलाइंस भी होता है, स्टैंडर्ड्स भी होता है और बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जिनको हम डिसीजन मेकिंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए या किसी चीज की इवैल्यूएशन के लिए किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में एज ए रेफरेंस लेते हैं, एज ए स्टैंडर्ड लेते हैं। और ये जो फ्रेमवर्क्स हैं ये हमें स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देते हैं कि हम चैलेंजेस को एड्रेस करें और अपने डिसीजन मेकिंग करें और जो हमारे डिसीजन मेकिंग हो वो एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स और एम्पिरिकल एविडेंस पे बेस कर रही हो कि ऑलरेडी जो फ्रेमवर्क्स डिजाइन किए जा चुके हैं उन पे बहुत मैसिव किस्म का वर्क किया जा चुका है और अब हम जो डिसीजंस लेंगे वो बेसिकली उन प्रिंसिपल्स और उन स्टैंडर्ड्स या गिवन गाइडलाइंस पे होंगे। सो हम एग्जांपल में एक फ्रेमवर्क समझने की कोशिश करते हैं। तो वो फ्रेमवर्क है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। अब्राहम मैस्लो ने ये फ्रेमवर्क, ये थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन डेवलप की है और ये अरेंज करते हैं ह्यूमन नीड्स को एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में। तो बेसिकली ये सजेस्ट करती है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो मोटिवेटेड होते हैं अपनी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, जिनमें बेसिक नीड्स होती हैं फूड एंड शेल्टर। तो वो जब हायर लेवल की नीड्स पे जैसे कि सेफ्टी, बिलोंगिंगनेस, सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ, हायर लेवल की नीड्स की तरफ जाना चाह रहे होते हैं तो उनकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स का फुलफिल होना जरूरी है। यानी कि पेट में खुराक होगी, रहने को घर होगा, तब हम ये सेफ्टी, बिलोंगिंगनेस और इन चीजों के बारे में सोच सकते हैं। सो मैस्लोज हायरार्की हमें प्रोवाइड करती है एक फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन मोटिवेशन। सो चूंकि अभी हमारा टॉपिक मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, सबसे पहले फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, स्लीप, ये सब फिजियोलॉजिकल नीड्स में आ जाता है। हवा, पानी, ये जब फुलफिल होती हैं तो फिर हमारी नीड्स आती हैं सेफ्टी नीड्स। उसमें हमारी पर्सनल सिक्योरिटी है, जॉब एम्प्लॉयमेंट है, हमारे पास हेल्थ के, प्रॉपर्टी के रिसोर्सेज, ये हमारी सेफ्टी नीड्स हो जाती हैं। सेफ्टी नीड्स के बाद लव एंड बिलोंगिंग। तो ये जब दोनों नीड्स पूरी हो चुकेंगी फिर हम जाएंगे लव एंड बिलोंगिंग की तरफ। हमारी फ्रेंडशिप होनी चाहिए, हमारी किसी के साथ इंटीमेसी, प्यार, मोहब्बत, फैमिली और एक सेंस ऑफ कनेक्शन होनी चाहिए। जब आपके पास घर ही नहीं होगा, खुराक ही नहीं होगी, आपके पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो आप लव एंड बिलोंगिंग का सोच ही नहीं सकते। देन लव एंड बिलोंगिंग तक आपकी नीड्स पूरी हो चुकी हैं, देन यू विल गो फॉर द स्टीम, रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम, स्टेटस, रिकग्निशन, स्ट्रेंथ, फ्रीडम, फिर इसकी बात करते हैं। एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बिल्कुल सब नीड्स हमारी एक हायरार्की में पूरी हैं, तो अब टॉप की एक जो नीड है कि डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, कि अपना नाम बनाना है हमने और अपनी पहचान बनानी है, फिर हम इस तरफ चल पड़ते हैं। सो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स की एक अलग से वीडियो पड़ी हुई है इसी चैनल पे। नेक्स्ट फ्रेमवर्क हम एग्जांपल के तौर पर डिस्कस करते हैं स्वॉट एनालिसिस। सो बेसिकली हम एवेलुएट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी मैकेनिज्म की इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। सो स्वॉट, एस फॉर स्ट्रेंथ्स, डब्ल्यू फॉर वीकनेसेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी फॉर थ्रेट्स। ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है ये फ्रेमवर्क, और ये सिस्टमेटिकली एनालाइज करता है स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को, अपॉर्चुनिटीज को और थ्रेट्स को, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस अपनी स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकती हैं अपनी स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज करके,
अपनी वीकनेसेस को एड्रेस करके और अपनी जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनका मैक्सिमम बेनिफिट लेके और जितने भी थ्रेट्स हैं उनको मिटिगेट करके या उनको कम करके. So now we have learned about what is theory and what is framework. So in collective now we discuss that what is theoretical framework. So इसकी हम 3 एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज फेमिनिस्ट लिटरेरी थ्योरी. ये एग्जामिन करती है लिटरेचर को थ्रू द लेंस ऑफ जेंडर, पावर डायनामिक्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन. सो इसका जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है कि हम किसी भी स्टडी में एनालाइज करते हैं पोर्ट्रेयल ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल इन विक्टोरियन लिटरेचर, और तो जो रिसर्चर्स हैं वो यूटिलाइज करेंगे फेमिनिस्ट थ्योरी और उसके थियोरेटिकल फ्रेमवर्क को. तो रिसर्चर्स जब अप्लाई करेंगे इसे तो वो एग्जामिन करेंगे कि किस तरह फीमेल कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं और एक नैरेटिव के अंदर उनको क्या रोल दिया गया है, ये किस तरह उन्होंने प्ले किया है, और ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स को किस तरह वो चैलेंज करते हैं. तो फेमिनिस्ट लिटरेरी थ्योरी को जब वो अप्लाई करेंगे तो वो थीम्स ऑफ एजेंसी, पैट्रियार्ची एंड फीमेल एम्पावरमेंट विद इन द टेक्स्ट जो हमें चीजें मिलेंगी उनको एक्सप्लोर करेंगे. वी टेक अनदर एग्जांपल ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी. सो जो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी है ये फोकस करती है लेगेसी ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म और उसमें कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस जो कॉलोनियल एनकाउंटरिंग में हुए हैं उनको फोकस करती है. तो इसके थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में एक रिसर्च में हम एनालाइज करते हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में कि रिसर्चर्स जो हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के एनालिसिस में पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी और जो उसका थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है उसको अप्लाई करेंगे. सो रिसर्चर्स इन्वेस्टिगेट करेंगे कि किस तरह कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट जो किसी भी ऑथर ने लिखा है और वो ऑथर्स कॉलोनाइज्ड रीजन से उनका ताल्लुक है, फॉर्मली फॉर एग्जांपल जिस तरह इंडिया है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, तो वो कॉलोनाइज्ड रहे हैं, तो उनके राइटर्स जब कोई भी चीज लिख रहे हैं तो वो डिफरेंट किस्म के इश्यूज जो हैं उनसे कैसे एंगेज करेंगे जिनमें आइडेंटिटी है, हाइब्रिडिटी है और रेजिस्टेंस है. और वो लैंग्वेज नैरेटिव टेक्निक को भी एग्जामिन कर सकते हैं और कल्चरल रेफरेंसेस जो हैं वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह कॉलोनियल पावर स्ट्रक्चर्स को चैलेंज किया गया था. सो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी को अप्लाई करके पोस्ट कॉलोनियल नैरेटिव्स की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं और कंटेम्परेरी डिस्कोर्स आजकल के नॉलेज के मुताबिक उनकी रेलेवेंस क्या है इस चीज को एक्सप्लोर किया जा सकता है. वी टेक द लास्ट एग्जांपल ऑफ द theoretical framework. So we discuss here stylistics. ये literary style की एक study है जिसमें language choices, linguistic features and rhetorical devices जो authors use करते हैं हम उनको एक्सप्लोर करते हैं. So language choice का यहाँ पे मतलब है diction means choice of words, style and expression जो एक author यूज करता है. Linguistic features में जार्गन है, स्लैंग है, टेंस है, डायलेक्ट है, ग्रामर है, लेक्सिकल फीचर्स हैं, फोनोलॉजी है, ये सारी चीजें लिंग्विस्टिक फीचर्स में आ जाती हैं. और जो रिटोरिकल डिवाइसेस हैं उनमें एलिट्रेशन है, हाइपरबोले है, सिमिली है, यूज ऑफ मेटाफर है, एनाफोरा है, ये सारी चीजें रिटोरिकल डिवाइसेस में आ जाती हैं. सो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक रिसर्च स्टडी है जो कि एनालाइज कर रही है यूज ऑफ नैरेटिव वॉइस इन मॉडर्निस्ट लिटरेचर. तो रिसर्चर्स जो हैं वो स्टाइलिस्टिक को एज देयर थियोरेटिकल फ्रेमवर्क एम्प्लॉय कर सकते हैं. सो फ्रॉम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू रिसर्चर्स किसी भी लिंग्विस्टिक फीचर्स को एनालाइज करेंगे और नैरेटिव टेक्निक्स जो वो अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल जिस तरह के वर्जीनिया वुल्फ हैं या जेम्स जॉयस हैं, उन्होंने जो नैरेटिव टेक्निक्स अप्लाई की हैं एज अ मॉडर्निस्ट ऑथर, उनकी लिंग्विस्टिक फीचर्स को एनालाइज किया जाएगा. तो फॉर एग्जांपल वो एग्जामिन कर सकते हैं नैरेटिव पर्सपेक्टिव को, या उन्होंने किस तरह स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज किया है, या उन्होंने कौन सी लैंग्वेज और फॉर्म के साथ एक्सपेरिमेंटेशन की है. सो स्टाइलिस्टिक्स को अप्लाई करके हम इस चीज को अनकवर कर सकते हैं कि स्टाइलिस्टिक इनोवेशंस मॉडर्न लिटरेचर में और उनका रीडर के एक्सपीरियंस पे क्या इम्पैक्ट है. सो दिस वाज अबाउट थियरी, फ्रेमवर्क एंड थियोरेटिकल फ्रेमवर्क. थैंक यू फॉर लिसनिंग. थैंक यू वेरी मच.